ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था। अब सवाल ये था कि ये भाई बहन इस मौत के द्वीप से कैसे निकलेंगे। लेकिन ये तो बस इस महाविनाश की शुरुआत भर होती है। इस इलाके में रहने वाले लोग जानते थे कि जब एक बार ज्वालामुखी से राख निकलने लगती है तो अगला चरण पूरा विस्फोट होता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर सकता है और सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठ सकती है, शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। सिर्फ एक रात में ज्वालामुखी के मुंह से फिर से सफेद धुआं निकलने लगता है, जैसे कोई सोया हुआ राक्षस जागने वाला हो। उसी वक्त निक और उसका परिवार अब भी बेखबर होकर पानी में तैर रहा होता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक फोन बजता है। जिमे फोन उठाती है और देखती है कि उसके भाई का कॉल है। भाई बताता है कि सरकार के पास पहले से जानकारी है, लेकिन लोगों में दहशत न फैले इसीलिए खबर छुपाई जा रही है। उसने चुपचाप उनके लिए एक फेरी बुक कर दी है जो कुछ ही मिनटों में उन्हें पास के टेनरिफ द्वीप पहुंचा देगी। वहां से वो अगली फ्लाइट लेकर घर लौट सकते हैं। फेरी के निकलने में सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं। मौका हाथ से जाने वाला होता है। भाई की बात सुनते ही जिमे बिना समय गंवाए अपने पति और दोनों बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी सारा जिद करती है कि वो अपनी दोस्त शैरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वो बार बार उसे कॉल करती है लेकिन फोन नहीं उठता। जब जिमे कहती है कि अब समय नहीं है और सुनामी आ सकती है, तब जाकर सारा मजबूरी में परिवार के साथ निकलने को तैयार होती है। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि सड़क पर एक भी टैक्सी नहीं है। वक्त तेजी से निकल रहा होता है। तभी निक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अचानक एक ट्रक रोकता है और पूरे परिवार को उसमें बैठा लेता है। इससे पहले कि मजदूर कुछ समझ पाते, निक ट्रक लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद वही मजदूर उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए निक चिल्लाकर जिमे और बच्चों को फेरी में चढ़ने को कहता है। खुद निक वहीं रुक जाता है और मजदूर उसे घेर कर पीटने लगते हैं। आखिरकार निक अपना बटुआ निकालकर उन्हें दे देता है, तब जाकर वो उसे छोड़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक बेबस होकर देखता रह जाता है कि फेरी उसके परिवार को लेकर धीरे धीरे दूर जाती जा रही है। उधर शैरी समुद्र किनारे होती है। तभी उसे अपने फोन पर ढेर सारी मिस्ड कॉल दिखती है। वो तुरंत सारा को कॉल करती है। सारा उसे बताती है कि किसी तरह टेनरिफ पहुंचने का इंतजाम करे, वरना सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद पहाड़ से जोरदार कंपन शुरू हो जाता है। ऑफिस में अकेला बैठा डायरेक्टर तुरंत समझ जाता है कि अब खतरा सिर पर है। वो तुरंत मेयर ऑफिस को कॉल करता है और इमरजेंसी इवैक्यूएशन अलर्ट जारी करने को कहता है। फेरी न पकड़ पाने के बाद निक सीधे स्पीड बोट रेंटल सेंटर पहुंचता है और टेनरिफ जाने के लिए नाव किराए पर लेने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट बजता है, स्टाफ उसे साफ मना कर देता है। इसी वक्त होटल में मिला उसका एक दोस्त वहां पहुंच जाता है। वो निक को बताता है कि उसने एक नाविक को रिश्वत देकर मना लिया है। वो दोनों जल्दी से समुद्र किनारे पहुंचते हैं। नाविक पहले से इंतजार कर रहा होता है। वो निक के लिए आखिरी टिकट खरीद चुका होता है। दोनों राहत की सांस लेते हुए नाव में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से ज्वालामुखी पूरी तरह फट पड़ता है। जैसे ही नाव चलने ही वाली होती है, अचानक एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए दौड़ती हुई आती है। वो रो रो कर कहती है कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसे बचा लिया जाए। निक कुछ पल सोचता है और फिर बिना देर किए अपनी सीट उस महिला और बच्चे को दे देता है। ये देखकर उसका दोस्त बहुत दुखी होता है, लेकिन निक चुपचाप वहां से लौट जाता है। अस्पताल में भर्ती दाढ़ी वाला आदमी भी ज्वालामुखी के धमाकों से जाग जाता है। बाहर निकलकर उसे हालात की गंभीरता समझ में आती है, लेकिन वो घबराता नहीं। उसे ये सब पहले से अंदाजा था। वो कपड़े बदलकर सीधे डायरेक्टर के ऑफिस जाता है ताकि आखिरी वक्त में उसके साथ रह सके। उधर निक दूर पहाड़ से उठती आग और लावे को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। आखिरकार वो जिमे को कॉल करता है और कहता है कि वो बच्चों का ध्यान रखे, शायद वो अब कभी वापस न आ सके। इसी दौरान मैरी का भाई किसी तरह पुलिस स्टेशन की चाबी हासिल कर लेता है और अपनी बहन को बाहर निकाल देता है। लेकिन बाहर निकलते वक्त वो पास की सेल में बंद एक और कैदी को भी आजाद कर देता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, उनकी मुलाकात निक से हो जाती है। निक उन्हें बताता है कि सारी नावें जा चुकी हैं, लेकिन मैरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है जिसे उसने मछली पकड़ने के दौरान छुपा कर रखा था। ये सुनते ही निक के भीतर उम्मीद की एक किरण जागती है। तीनों तेजी से समुद्र किनारे पहुंचते हैं और एक छुपे हुए कोने में वो स्पीड बोट मिल भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो बोट स्टार्ट करने वाले होते हैं, पीछे से एक आदमी बंदूक लेकर आ धमकता है। थोड़ी देर पहले जिस कैदी को भाई ने आजाद किया था, वही अब उनकी नाव छीनना चाहता था।
भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि नाव में एक और आदमी बैठ सकता है, लेकिन वो पूरा स्पीड बोट चाहता था क्योंकि उसके साथी भी पीछे आ रहे थे। बहस के दौरान उस आदमी की गोली मैरी के भाई को लग जाती है। मैरी दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका भाई दम तोड़ देता है। तभी बाकी बदमाश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव में बैठा देता है। उसके पास बंदूक होती है, इसलिए बाकी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। दोनों किसी तरह स्पीड बोट स्टार्ट करते हैं और उस द्वीप से दूर निकल जाते हैं जिसे ज्वालामुखी निगलने वाला होता है। उसी पल निक के फोन पर उसके साले का मैसेज आता है। वो बताता है कि टेनेरिफ द्वीप पर एक सेफ जोन है जहां पहुंचना ही अब बचने का एकमात्र तरीका है। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव पर खींचता है। मैरी डर से बिल्कुल सुन्न खड़ी होती है, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। वक्त रहते निक उसे खींचकर नाव पर बैठा देता है और दोनों सुनामी आने से पहले ही दूसरी दिशा में मोड़ लेते हैं। उधर टेनेरिफ द्वीप के एयरपोर्ट पर आखिरी फ्लाइट की तैयारी चल रही होती है। जिमे अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुकी होती है। पासपोर्ट चेक करते वक्त स्टाफ देखता है कि जिमे के पास एक अतिरिक्त पासपोर्ट है। जिमे समझाती है कि उसका पति पीछे रह गया है और शायद जल्द पहुंच जाए। इसके बाद स्टाफ उन्हें पीले रंग की रिस्ट बैंड देता है जो बोर्डिंग पास की तरह काम करती है। जिनके हाथ में ये बैंड होता है वही प्लेन में चढ़ सकते हैं, लेकिन सारा बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है। उसे अपनी दोस्त शैरी की चिंता हो रही होती है। तभी उसे दिखता है कि शैरी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा बिना सोचे समझे फैसला करती है और प्लेन उड़ने से ठीक पहले अपने बैग से पिता का बोर्डिंग पास निकालकर शैरी को दे देती है और उसे अपने साथ ले आती है। इधर जिमे और उसका बेटा अपनी सीटों पर बैठ चुके होते हैं, लेकिन सारा अब तक नहीं आती। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। जिमे घबरा जाती है और बेटे को लेकर बाहर निकलने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। उसी समय डायरेक्टर और दाढ़ी वाला आदमी दोनों सुरक्षा सूट पहनकर ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच चुके होते हैं। उन्हें पता था कि अब द्वीप छोड़ना नामुमकिन है। दोनों बिना डरे ज्वालामुखी के बिल्कुल पास खड़े होते हैं। दाढ़ी वाला आदमी मजाकिया अंदाज में अपनी जेब से सालों पुरानी रेड वाइन निकालता है, लेकिन पीने से पहले ही 78 सालों से शांत पड़ा ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ता है। जोरदार धमाकों के साथ पूरा द्वीप फटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा सीधे समुद्र में खिसक जाता है, जिससे पल भर में सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं। इसी बीच सारा और शैरी प्लेन में वापस आ जाती है। वो अपनी माँ और भाई को ढूंढती हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें तुरंत सीट बेल्ट बांधने को कहता है क्योंकि प्लेन उड़ने वाला होता है। सारा को नहीं पता होता कि उसकी माँ और भाई अभी भी बाहर उसे ढूंढ रहे हैं। किस्मत से जिमे को समय रहते अपने भाई का मैसेज मिल जाता है। वो बताता है कि टेनेरिफ में एक और सेफ जोन है जहाँ जाकर सुनामी से बचा जा सकता है। जिमे तुरंत उस दिशा में भागती है। उसका बेटा जो ऑटिज्म से पीड़ित है लेकिन भूगोल में बहुत तेज है, कुछ ही सेकंड में लोकेशन कैलकुलेट कर लेता है। पास खड़े कुछ एयरपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तभी सुनामी एयरपोर्ट की तरफ टूट पड़ती है। प्लेन जैसे ही रनवे पर चलना शुरू करता है, जमीन फट जाती है। दूसरी तरफ निक और मैरी अपनी स्पीड बोट से पूरी रफ्तार में सेफ जोन की ओर बढ़ते हैं। उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरी पल में वो सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। जब वो किनारे उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही कई लोग जमा हैं। ये सब निक के साले की वजह से मुमकिन हुआ था। उसने एक्सपर्ट से बात करके सेफ जोन की पहचान की थी। सुनामी एक रिंग की तरह फैलती है और टेनेरिफ द्वीप के पूर्वी हिस्से में 2 विशाल लहरें आपस में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। वही इलाका सबसे सुरक्षित साबित होता है। इसके बाद साले ने अपनी नौकरी जोखिम में डालते हुए खुद माइक्रोफोन ऑन किया और मीडिया को सेफ जोन की लोकेशन बता दी। इसी वजह से लोगों के फोन पर अलर्ट पहुंचा और इतनी जानें बच सकी। लेकिन निक चारों तरफ देखता है और उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं नजर नहीं आते। लोगों से पता चलता है कि पूरा द्वीप तबाह हो चुका है और आखिरी फ्लाइट भी क्रैश हो गई थी। ये सुनते ही निक टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वो अपने परिवार का इकलौता जिंदा सदस्य बचा है। तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात ये होती है कि प्लेन क्रैश के बाद भी कुछ लोग जिंदा बच गए थे। सारा होश में आती है। शैरी बेहोश पड़ी होती है। सारा तुरंत उसे जमीन पर लिटाकर CPR देती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से शैरी की जान बच जाती है। जब वो प्लेन से बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया तबाही में डूबी हुई लगती है। इस सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था। कुछ छोटे द्वीपीय देश तो पूरी तरह समुद्र में डूब चुके थे। निक और जिमे दोनों को लगता है कि शायद वो अब कभी सारा को नहीं देख पाएंगे। लेकिन तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। उनका बेटा सबसे पहले सारा को पहचान लेता है। हैरानी की बात ये होती है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ मिल जाता है। बस एक इंसान ऐसा होता है जो चुपचाप दूर खड़ी रहती है, मैरी। इस आपदा में उसने अपना भाई खो दिया था। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।